नमस्कार, टेक न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में क्योंकि मिल्कीपुर का उपचुनाव देश भर की नज़र जो है मिल्कीपुर के उपचुनाव पर बनी हुई है और दिल्ली के साथ ही ये उपचुनाव होगा यानी कि 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को दिल्ली के साथ में ही इसके नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से ये सीट खाली चल रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद जब से चुने गए वही इस सीट पर विधायक हुआ करते थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद में ये सीट खाली हो गई थी। उसके बाद से इसका मामला कोर्ट में चला गया था। हालांकि बाकी सभी सीटों पर जो है उपचुनाव संपन्न हो गए थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में चला गया था, जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा लेट चुनाव हो रहे हैं। सिर्फ अब मिल्कीपुर में चुनाव है और ये चुनाव अपने आप में अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि जैसे आपने देखा कि 2024 में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या लोकसभा से जीत हासिल की, तो पूरे देश की नजर अयोध्या की सीट पर है क्योंकि अयोध्या को लेकर बीजेपी हमेशा प्रचार करती रही है। जैसे आपने देखा कि पहले जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की कराई गई। अयोध्या के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा गया कि हमने ये किया, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने विकास किया, ये किया, वो किया, तमाम दावे जो बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आई। और उसके बाद में कैसे चारों खाने जीत यहाँ पर अयोध्या में बीजेपी हो गई, तो उसके बाद में ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे ही अजीत प्रसाद जो है यहाँ मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वहीं पर बीजेपी ने अभी तक कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उतारा है, जबकि 17 जनवरी जो है यहाँ पर नामांकन करने की आखिरी तारीख है और आज 11 जनवरी हो चुकी है, यानी कि 5 दिन का समय ही लगभग बचा हुआ है बीजेपी के पास। यानी बीजेपी आखिर सोच क्या रही है, क्या किसी बड़े कैंडिडेट को यहाँ पर उतार सकती है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि अपर्णा यादव पर जो बीजेपी है वो यहाँ से दाव खेल सकती है क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से अभी अखिलेश यादव के चचा राजपाल सिंह यादव का निधन हो गया था और अपर्णा यादव के जाने की खबर भी लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के निधन में चाहे भले ही नहीं पहुंची हो, उनके अंतिम संस्कार में भले ही नहीं पहुंची हो, लेकिन राजपाल सिंह यादव के अंतिम संस्कार में जरूर जाएंगी और समाजवादी पार्टी की तरफ वो वापसी करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं खबर यह भी आई थी कि बीजेपी नहीं चाहती कि अपर्णा यादव जो है राजपाल यादव के निधन में जाए, उनकी शोक सभा में जाए। तो बीजेपी ने ये सख्त निर्देश जो है अपर्णा यादव को दिया था और कोई लालच भी उनको दिया गया था, यानी कि हम आपको पार्टी के अंदर आपका कद बढ़ा लेंगे या आपको मिल्कीपुर का उपचुनाव लड़ाने वाले हैं, तो लिहाजा आप राजपाल सिंह यादव के निधन में नहीं जाइए क्योंकि अगर आप वहां पर जाएंगी तो हमारे ऊपर आपके ऊपर जो है एक सवाल जरूर खड़ा हो सकता है कि आप समाजवादी पार्टी से भी मिल रही हैं, अपने परिवार के साथ भी जा रही है और आप चुनाव भी जो है वो बीजेपी से लड़ रही है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनीष मेरे सहयोगी मनीष हैं जो तमाम सवालों पर जवाब देंगे, आपको बताएंगे किस तरह से मिल्कीपुर का उपचुनाव है, क्या वहाँ का समीकरण है और कौन वहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ सकता है। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा समीकरण भी अगर इस सीट का बता देता हूँ। पिछले 33 सालों में अगर देखा जाए तो इस सीट पर सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई है। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और पहले भी यहाँ पर 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और उन उपचुनावों में भी समाजवादी पार्टी ने ही यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और इससे पहले जैसे मैंने अभी बताया था कि अवधेश प्रसाद 2022 में यहाँ से जीते थे, यानी कि सिटिंग सीट जो है समाजवादी पार्टी की ही सीट है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है, अब उनके बेटे यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो क्या वो समाजवादी पार्टी इस मिल्कीपुर सीट को बचा पाएगी या फिर जो है बीजेपी यहाँ पर सीटबाजी कर सकती है। क्योंकि जब से 2024 में लोकसभा अयोध्या की लोकसभा से अवधेश प्रसाद जीते हैं, तो उसके बाद में योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो 5 बार मिल्कीपुर सीट का दौरा कर चुके हैं। यानी एक मुख्यमंत्री एक छोटी सी सीट के लिए 5 बार दौरा कर रहा है और अभी 1-2 बार दौरा और भी कर सकते हैं क्योंकि अभी चुनाव में समय है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा जो है यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा है तो एक तरफ अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। तो मनीष, आप बताइए कि बीजेपी ने अभी तक यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है और मात्र 5 दिन का समय ही लगभग बचा हुआ है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी कोई बड़े कैंडिडेट को यहाँ से उतार सकती है या फिर जैसे अपर्णा यादव के नाम की चर्चा भी चल रही है कि अपर्णा यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकती है, और अगर अपर्णा यादव को उतारती है या किसी भी बड़े कैंडिडेट को उतारती है तो आप इस सीट पर कैसे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत बरकरार रहेगी जैसे वो पहले भी जीतते आए हैं, या फिर बीजेपी यहाँ पर कुछ गेंदबाजी कर सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर वफा अगर देखा जाए तो समीकरण तो यही कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपना दांव खेल दिया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी प्रत्याशी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।
बात अगर मिल्कीपुर सीट की करें तो मिल्कीपुर सीट पे आपने जिस तरह से बताया कि पिछले 33 सालों के इतिहास में यहाँ पर लगभग यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 ही बार अपनी जीत का परचम लहरा पाई है। अधिकतर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है वो मजबूत रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली ये मिल्कीपुर की जो सीट है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा पर भी तमाम सवाल उठाती है अगर समाजवादी पार्टी इस सीट पर हार जाती है तो। और ऐसे में समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत हाल में ये नहीं चाहेगी कि मिल्कीपुर जैसी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी लगातार जिस सीट से जीतती हुई नजर आ रही है तो ऐसी सीट वो हाथ से जाने देंगे। मैं मानता हूँ कि लोकसभा चुनाव की तरह ही यहाँ पर अखिलेश यादव कोई बड़ी रणनीति के तहत यहाँ पर अजीत प्रसाद पर दाव लगा रहे हैं और ऐसे में अवधेश प्रसाद जो कि उनके पिता है वो भी अयोध्या की फैजाबाद सीट से सांसद बनते हुए नजर आए हैं। वही सीट जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की, राम मंदिर का प्रचार किया, राम मंदिर निर्माण का प्रचार किया, राम मंदिर को लेकर तमाम दावे किए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद वो फैजाबाद सीट से यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी वहां से होती नजर आई। वापिस आते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरह से आपने कहा कि अपर्णा यादव के नाम की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अपर्णा यादव यहाँ पर चुनाव लड़ेंगी या नहीं एक बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि करल की विधानसभा सीट भी ऐसी ही सीट थी जहां से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की तरफ से भी चुनाव लड़ने को लेकर कोई यहाँ पर बड़ा ऐलान नहीं किया गया था और भारतीय जनता पार्टी भी उन पर दाव नहीं लगा रही थी और ऐसे में अपर्णा यादव नहीं चाहेंगी कि समाजवादी पार्टी के किसी भी पारिवारिक सदस्य के साथ, किसी भी समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए कुनबे के सदस्य के साथ यहाँ पर वो चुनाव लड़ती हुई नजर आई क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के अंदर गई है तब से समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द यहाँ पर अपर्णा यादव बोलती हुई नजर नहीं है। वो बात अलग है कि चाचा राजपाल सिंह यादव के निधन के समय पर यहाँ पर अपर्णा यादव अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाई और उनकी शोक सभा और अंतिम दर्शन के लिए सैफई नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसका इस बात से मैं मानता हूँ जहां तक कि ताल्लुक कोई रहेगा नहीं क्योंकि वो एक अलग बात है, वो एक भावनात्मक बात है और एक राजनीतिक बात है। भावना और राजनीति को बखूबी यहाँ पर बैलेंस करना अपर्णा यादव को आता है और अपर्णा यादव ने जिस तरह से पिछले कई इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी की जी तोड़ कर तारीफ की है, अखिलेश यादव की जी तोड़ कर तारीफ की है और परिवार के एक एक सदस्य की तारीफ यहाँ अपर्णा यादव के मुंह से निकलती हुई नजर आई है। तो यही से मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, आप अपनी बात आगे रखिएगा जरूर जी, क्योंकि जब से 5 बार जो है मैंने आपको बताया कि योगी जी जो है मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर सीट पर गए हैं और उनका कहना ये है, उन्होंने उस सीट का हवाला दिया कि इस सीट पर भी हम जीतेंगे, दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हम उस सीट पर जीत गए जहां पर 65% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी उन्होंने इशारा किया कुनरकी की तरफ जी, क्योंकि अभी आप जो उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर उसमें एक कुनरकी सीट भी थी और कुनरकी सीट पर 65% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी 65% मुस्लिम वोटर्स होने के बाद में जहां निर्णायक भूमिका मुस्लिम निभाते हो और जहां पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार जो हिंदू था जो बीजेपी की तरफ से, बाकी के 12 उम्मीदवार जो थे चुनावी मैदान में थे और वो सभी मुस्लिम थे, तो ना तो कोई वोट बढ़ पाया और जिस तरह से आपने देखा कि जीत जो है यहाँ पर बीजेपी की हुई, तो क्या आपको लगता है कि कुनरकी का भी कुछ असर जो है मिल्कीपुर पर दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पर मिल्कीपुर का भी सियासी समीकरण भी अगर थोड़ा सा मैं बता दूं दर्शकों को अपने, तो यहाँ पर 60,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, इसके अलावा यादव वोटर्स भी यहाँ पर काफी रहे हैं और दलित वोटर्स का यहाँ पर दबदबा है। अगर देखा जाए तो अवधेश प्रसाद भी दलित समुदाय से आते हैं और इसके अलावा मैं एक बात और कर रहा हूँ, दूसरी बात यह है कि मायावती ने भी अपने कैंडिडेट को यहाँ से उतार दिया है और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी पार्टी से यहाँ पर कैंडिडेट को उतार दिया है और दोनों ही पार्टियों ने चाहे आजाद समाज पार्टी हो चाहे बसपा हो, दोनों ही अपने दलित उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या ये दोनों जो है अखिलेश यादव के वोट बैंक में सीटबाजी कर सकते हैं? और जैसा मैंने जिक्र किया कुनरकी की सीट का, तो कुनरकी वाले सीट को आप मिल्कीपुर से जोड़कर कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर वफा आपने समीकरण कुछ सही बताए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मायावती ने एक बड़ा बयान देते हुए मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया और ऐसे में मायावती के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं
दलित वोट बैंक के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो छिटकता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है दलित वोट बैंक, क्योंकि अब अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं दलितों को साधने का प्रयास बखूबी कर पाएंगे। और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं दलितों के एक बड़े नेता, एक दलितों के आदर्श माने जाते हैं। दलित वोट बैंक के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने नगीना की जनता को लोकसभा चुनाव के अंदर साधा है और नगीना से बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में मायावती ने जिस तरह का फैसला लिया है उससे भी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा यहाँ पर अवसर यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे आपने बताया, हालांकि मेरे नॉलेज में अभी तक यही था, ये अपडेट अभी आई होगी, आपने एक अच्छी अपडेट दी है, मायावती ने अपने कैंडिडेट वापस ले लिया है। लेकिन मैं इस पे यहीं से एक सवाल लेना चाहता हूँ, अगर मायावती ने अपना कैंडिडेट वापस लिया है तो इसको आप क्या देखते हैं? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? जो मायावती का कोर वोट बैंक है, क्या वो बीजेपी की तरफ जा सकता है या फिर ये सारा वोट बैंक जो है अखिलेश यादव की तरफ आ सकता है? जी बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से मायावती ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे वहां से ज्यादातर सभी सीटों से यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंट में बढ़त मिलती हुई नजर आई। और ऐसे में मायावती पर यह आरोप भी लगते हुए नजर आए, बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगते हुए नजर आए कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो हो सकता है कि बी टीम की भूमिका निभाते हुए ही कहीं ना कहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ फैसला ले लिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में मायावती ने ये बड़ा दांव चल दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राहें यहाँ पर शायद खुलती हुई बेशक नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव दलितों के, मुस्लिमों के एक नेता, एक मसीहा माने जाते हैं। और दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के एक सदस्य की, कुनबे की, पूरे की यहाँ पर पकड़ जो है वो काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो बेशक यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करने में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम सदस्य और कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव का दबदबा अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार जितने भी हैं उन सभी के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा बड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है। और ऐसे में अखिलेश यादव अगर इस सीट से जीत दर्ज कर लेते हैं तो हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव किसी बड़ी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार का तख्ता पलट करते हुए भी नजर आए। देखिए किस तरह से मनीष ने आपको विस्तार से बताया कि इस सीट का चुनावी समीकरण क्या है, कि कितने मुस्लिम वोटर्स हैं, कितने यादव वोटर्स हैं, कितने दलित वोटर्स हैं। यानी कि मुस्लिम, यादव और दलित वोटर्स ही इस सीट पर निर्णायक भूमिका तय करते हैं और इन तीनों का जो कोर वोट बैंक है वो सीधा अखिलेश यादव को जाता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ही यहाँ पर एक बार फिर से जीतने वाले हैं। बीजेपी से चाहे अपर्णा यादव उतर जाए या फिर बीजेपी का कोई भी बड़ा चेहरा यहाँ से क्यों ना उतर जाए, वो अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाएगा। और जैसे कि मनीष ने बताया कि मिल्कीपुर की सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि 2027 के मुकाबले के लिए सेमीफाइनल मुकाबला मानी जा रही है। ऐसे में जो भी इस सीट पर जीत हासिल करता है, चाहे अखिलेश यादव चाहे फिर योगी आदित्यनाथ, वो जो है एक मजबूत पकड़ जो है 27 के सेमीफाइनल में मजबूत पकड़ बना लेगा। तो उसका सीधा सीधा जो निर्णायक भूमिका फिर 27 में देखने को मिलेगी। यानी कि 27 का सेमीफाइनल के तौर पर मिल्कीपुर की सीट देखी जा रही है, क्योंकि ये सीट अहम इसलिए ही है जब से अयोध्या का चुनाव हुआ है। जो भी इस सीट पर जीतेगा वो अपना प्रचार करता हुआ 27 में दिखाई देगा और उसकी जीत की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इस सीट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।